हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं द 100 सीज़न फर्स्ट का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए जो द 100 देखने का शौक़ रखता हो। एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट एपिसोड को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 यानी कि हमने आधा एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप आई बटन में जाके देख सकते हो। एबी के पास एक फ़ोन आता है और वो जैक्सन से बोलती है कि जैक्सन, ब्लड का इंतजाम करो, ए नेगेटिव, कम से कम 3 बोतल। और वो बहुत फुर्ती में वहाँ से निकल जाती है। तो एक लड़की पूछती है एबी से कि क्या हुआ। तो एबी बोलती है चांसलर को गोली लगी है। अब दोबारा अर्थ का सीन दिखाने लग जाते हैं। सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। तो उनमें से एक फूल ऑक्टेविया अपने सर पे लगा लेती है। मोंटी आता है और बोलता है कि ये फूल जहरीले हैं। तो ऑक्टेविया तुरंत अपने बालों से निकाल देती है, बोलती है क्या सच में। पर मोंटी बोलता है घबराओ मत, इससे तुम्हारी जान नहीं जाएगी, मगर ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं। और मोंटी उस फूल को खा के भी दिखाता है। क्लार्क बोलती है गाइस जल्दी करोगे। तो स्पेस वॉकर बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों और इतनी घबराई हो क्यों। तो क्लार्क बोलते हैं कि अभी तक हमने एक भी जानवर नहीं देखा, या तो फिर जानवर मर गए होंगे या तो हम उस जगह पर हैं जहाँ पर रेडिएशन हो। तो तुम कुछ समझे, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो वो चलते रहते हैं। तो चलते चलते स्पेस वॉकर बोलता है कि तुमने ऐसा क्या जुर्म करा जो तुम यहाँ पर हो। तो जैस्पर बोलता है कि मोंटी और मैंने उन फूलों के संग बहुत सारी छेड़छानी करी थी, बहुत मज़े करे थे। वहाँ पे सिर्फ यही फूल नहीं और बहुत सारे फूल थे। हमने उनसे कई बार माफ़ी भी मांगी, यहाँ तक कि 1000 बार तक तो मांगी होगी, पर फिर भी उन लोगों ने हमें यहाँ भेज दिया। और फिर वो सब लोग ऑक्टेविया से बोलते हैं कि तुमने क्या किया। तो ऑक्टेविया बोलती है इस दुनिया में आना, और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। तो मोंटी और जैस्पर बोलते हैं कि ये कैसा जवाब है। फिर स्पेस वॉकर बोलता है कि मैंने वहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन गंवा दी थी, इस कारण मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो क्लार्क के पास जाते हैं और क्लार्क बैठी होती है। फिर वो भी बैठ जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक जानवर है। उन लोगों को एक हिरन दिख रहा होता है और वो लोग बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। और स्पेस वॉकर बोलता है क्लार्क से कि तुम तो बोलनी थी एक भी जानवर नहीं दिखा हमें था, तो देख लो अब। और फिर स्पेस वॉकर के पैर के नीचे एक लकड़ी आ जाती है और बहुत तेज, और स्पेस वॉकर के पैर के नीचे एक लकड़ी आ जाती है और वो लकड़ी टूट जाती है। वो लकड़ी टूट जाती है और उस आवाज़ के कारण वो हिरन उन लोगों की तरफ देखता है, क्योंकि उस हिरन के 2 चेहरे होते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं, शायद उस हिरन के 2 चेहरे रेडिएशन का असर होगा। अब फिर दोबारा आर्क का सीन दिखाने लग जाते हैं। आर्क पर एबी चांसलर की सर्जरी कर रही होती है, क्योंकि उसे एक गोली लगी होती है और वो गोली किसने मारी होती है फ़िलहाल तो पता नहीं होता। पर एक बंदा जो कि सिक्योरिटी का हेड होता है वो मार्कस केन के पास जाता है और बोलता है कि चांसलर की सर्जरी हो रही है। मार्कस केन पूछता है कि चांसलर को गोली कैसे लगी। तो वो सिक्योरिटी का हेड बोलता है कि ये गोली बेलमी ने मारी थी। और वो बोलता है कि बेलमी ने इसलिए मारी क्योंकि वो अपनी बहन के संग अर्थ पर जाना चाहता था। तो वो मार्कस केन को बेलमी और ऑक्टेविया की फ़ोटोज़ दिखाता है। मार्कस केन बोलता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसकी माँ ने हमसे इसको छुपा के पाला, ये तो कानूनी जुर्म है और ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो सिक्योरिटी हेड मार्कस केन से बोलता है कि सर अभी चांसलर घायल है, तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हो, जितने भी यहाँ पे फालतू लोग हैं उन्हें स्पेस में छोड़ दें ऐसे ही। अगर अभी हमने उन्हें नहीं निकाला तो आर्क पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कुछ महीनों में ही हम लोग भी मारे जाएंगे। तो मार्कस केन बोलता है अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया, वक्त आने पर मैं आपको दे दूंगा। और बोलता है जब तक तुम इसका पता लगाओ कि बेलमी का साथ किसने दिया, इस आर्क पर कोई तो है जो गद्दारी कर रहा है, वरना बेलमी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ये सब कुछ करे। कोई ना कोई गद्दार तो है जो इसकी मदद कर रहा होता है। तो सिक्योरिटी हेड द्वारा बोलता है
सर आप मेरे को ऑर्डर दो ना, वरना ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी, हम इन लोगों को आसानी निपटा सकते हैं। मार्कस केन गुस्से में आके बोलता है, नहीं, तुम्हें मेरा ऑर्डर मिल गया होगा कि अभी नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो और जो काम बोला है वो करो। अब दोबारा अर्थ का सीन दिखाने लग जाते हैं। अर्थ पर चांसलर का बेटा कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, तो वो देखता है कि उस एयरक्राफ्ट पर उसके लिए कुछ धमकियाँ लिखी थी कि हम लोग तुम्हें मार देंगे। इतने में जॉन मर्फी और कुछ लोग आते हैं और मर्फी उस लड़के से बोलता है कि मेरे पापा ने जीने के लिए रैम की भीख मांगी थी, मगर तुम्हारे पापा ने उन्हें मार दिया। तो वो लड़का वहाँ से चले जाता है और जाते जाते बोलता है कि तुमने वहाँ पर डाई की स्पेलिंग गलत लिखी है बेवड़ो। तो वहाँ पे बेलमी आ जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम्हें सब लोगों को बताना नहीं चाहिए, काम कर दो और किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। और बेलमी मर्फी से बोलता है कि सब लोगों को यह बैंड उतार देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग उतार देंगे तो उन लोगों को लगेगा कि हम लोग मर गए हैं और वो ग्राउंड पर यानी कि अर्थ पर नहीं आएंगे। तो बेलमी बोलता है कि तुम खुद ही सोचो, ज़रूरी थोड़ी ना वो हमारा जुर्म माफ़ करेंगे कि नहीं। ऊपर से उन लोगों ने हमारी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर मारा ही है, स्पेस में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था, और अब हम लोगों को यहाँ पर भेज दिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और बोलते हैं कि जुर्म माफ़ करेंगे। क्या पता वो ग्राउंड पर आके हमें दोबारा लॉकअप में डाल दें। तो जॉन मर्फी भी उसके संग मिल जाता है और धीरे धीरे बेलमी, मर्फी, वो सब लोग वो बैंड को उतार देते हैं और आर्क पे उन्हें लगता है कि वो लोग मर गए। तो एबी बोलती है कि ये लोग किस कारण मरे होंगे। तो एक बंदा बताता है कि ये लोग किसी और वजह से मरे होंगे, रेडिएशन की वजह से नहीं। अगर रेडिएशन की वजह से सिर्फ ये दोनों थोड़ी ना मरेंगे, सब लोग ही मरते। फिर मार्कस केन आता है और बोलता है, कम ऑन, मान भी जाओ वो रेडिएशन के कारण ही मरे हों तो एबी बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो रेडिएशन के कारण मरे क्योंकि रेडिएशन ऐसे काम नहीं करता है। तो मार्कस केन बोलता है कि अगर रेडिएशन लेवल ज़्यादा हो तो एबी बोलती है कि अगर ऐसा होता तो अब तक सब लोग मर गए होते। अब क्लार्क और बाकी के जितने भी वो लोग होते हैं वो सब माउंट वेदर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बढ़ते बढ़ते स्पेस वॉकर बोलता है कि हमें इतने सालों बाद क्यों यहाँ अर्थ पे भेजा जा रहा है, लगभग 97 ईयर्स हो चुके हैं। तो ऑक्टेविया बोलती है, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले हर सुबह वहाँ जेल में हमारी आँख खुलती है, देखो यहाँ पे कितनी सुंदर जगह है। फिर जैस्पर और मोंटी बोलते हैं, किसे पड़ी है ये बात। फिर जैस्पर ये भी बोलता है कि क्या पता उन्हें कोई सैटेलाइट वगैरह मिल गई हो। फिर चलते चलते क्लार्क बोलती है, कोई सैटेलाइट नहीं, आर्क धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ऑक्सीजन बहुत कम है, इसलिए उन लोगों ने हम सब लोगों को यहाँ पर भेजा। वहाँ पे मुश्किल से 2-3 महीने की ऑक्सीजन ही बची होगी। और ये बात मेरे डैड को पता लग गई थी और वो चाहते थे कि ये बात सब लोगों को पता लगे, पर मेरी मॉम और चांसलर ने मना कर दिया और मैं भी वहीं पर थी, इसलिए मेरे डैड को सज़ा दी गई। फिर स्पेस वॉकर बोलता है, अच्छा इसलिए तुम्हें लॉकअप में रखा गया ताकि सब लोगों को पता ना लग जाए। और क्लार्क बोलती है कि आर्क ख़त्म हो रहा है और अगर हम लोग यहाँ पे मर गए या सब लोगों ने बैंड उतार दिया तो उन्हें लगेगा कि हम सब लोग मर गए हैं और हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है कि हम लोग उन्हें बता सकें कि यहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो उन लोगों को यही लगेगा कि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते और वो लोग धीरे धीरे मासूम लोगों को स्पेस में छोड़ देंगे मरने के लिए। तो स्पेस वॉकर बोलता है कि हम लोगों को ये सब रोकना पड़ेगा ताकि मासूम लोगों की जान ना जाए। ऑक्टेविया बोलती है कि खैर उन लोगों ने मेरे संग ये करा तो उन लोगों को तो मरना ही चाहिए। तो क्लार्क बोलती है कि तुम सही कह रहे हो स्पेस वॉकर, मेरे डैड भी यही चाहते थे। और चलते चलते आगे एक नदी आती है और चलते चलते आगे एक लेक आती है यानी कि एक झील। तो ऑक्टेविया अपने कपड़े उतारने लग जाती है उसमें नहाने के लिए, तो वो बहुत हॉट लग रही होती है। तो जैस्पर बोलती है, देख रहे हो ये क्या खूबसूरती है, कितना अच्छा इसका शरीर है, वाओ कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही है। तो क्लार्क बोलती है, मत कूदो, अभी हमने इसे टेस्ट नहीं किया, क्या पता ये रेडिएशन वाला पानी हो तो तुम मर भी सकती हो।
पर ऑक्टेविया उसमें कूद जाती है और सब लोग हंसने लग जाते हैं और सब लोग खुश होने लग जाते हैं कि ये लोग कि हम लोगों को पानी का सोर्स मिल गया, हम लोग इसमें नहा भी सकते हैं। जैस्पर और मोंटी बोलता है कि हे ऑक्टेविया, हम लोग नहा नहीं सकते, यानी कि हम लोग स्विम नहीं कर सकते। तो ऑक्टेविया बोलती है तुम खड़े तो रह सकते हो ना, तो खड़े खड़े मुझे देखो। तो स्पेस वॉकर बोलता है चलो क्लार्क, हम भी चलते हैं। इतने में ही पानी में कुछ ऑक्टेविया की तरफ कुछ चीज़ बढ़ रही होती है। तो जैस्पर बोलता है ऑक्टेविया जल्दी से पानी से बाहर आओ, और ऑक्टेविया को वो चीज़ पकड़ लेती है और ऑक्टेविया पानी के अंदर डूब जाती है। ऑक्टेविया पानी में डूब जाती है, मगर कुछ सेकंडों के बाद वो ऊपर आ जाती है और बोलती है बचाओ बचाओ, मेरे को कोई बचाओ। उसके बाद फिन बोलता है कि हम लोगों को इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो वो झील में कूदने के लिए तैयार हो जाता है, पर क्लार्क बोलती है कि हमको इसका ध्यान बटाना पड़ेगा। क्लार्क एक पत्थर पानी में फेंकने की कोशिश करती है और बोलती है सब लोगों को, सब लोग मेरी मदद करो। वो लोग पत्थर को पानी में फेंक देते हैं, तो वो मछली या जो भी कुछ चीज़ हो, हम लोगों को इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया अच्छे से कि ये क्या थी, वो चीज़ उस पत्थर के पास आ जाती है। तो सब लोग ऑक्टेविया की तरफ चले जाते हैं और जैस्पर पानी में कूद जाता है और कहता है कि चलो चलो जल्दी बाहर निकलो बाहर निकलो। वो चीज़ वापस उन दोनों की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही होती है कि वो दोनों पानी से बाहर निकल जाते हैं और सब लोग देखते हैं कि ऑक्टेविया का पैर घायल है। ऑक्टेविया की थाई के पास चोट लगी होती है, ब्लड निकल रहा होता है। क्लार्क आती है और जैस्पर की टी शर्ट से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर और ऑक्टेविया के पैर में बांध देती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोंटी बोलता है वाह लड़के, तूने तो कमाल कर दिया, ऐसा बहादुरी भरा काम तू सिर्फ लड़की के चक्कर में ही कर सकता है। सब लोग खुश होते हैं कि ऑक्टेविया को सिर्फ छोटी सी चोट लगी है, उसकी जान नहीं गई। रात हो जाती है और स्पेस से ग्राउंड पर जितने भी लोग आते हैं, बेलमी और जितने भी लोग होते हैं, वो सब लोग एक एक करके अपना रिस्ट बैंड उतार देते हैं। स्पेस क्राफ्ट के पास जितने भी लोग होते हैं, बेलमी, पूरे के जितने भी 100 बंदे होते हैं, सिर्फ उन 5 लोगों को छोड़ के जो माउंट वेदर की तरफ जाते हैं। तो बेलमी सब लोगों से बोल देता है कि अपनी रिस्ट बैंड तोड़ दो। वो सब लोगों को मना लेता है कि तोड़ दो तोड़ दो। मर्फी और भी लोग उसके संग उसका साथ देते हैं। सब लोग एक एक करके अपना रिस्ट बैंड तोड़ देते हैं। इतने में चांसलर का बेटा आता है और बोलता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो लड़का वही बताता है कि ये हमारी जानकारी आर्क तक पहुंचाता है, तुम जिंदा हो या मरे हो। पर वो लोग बिल्कुल भी उसकी नहीं सुनते हैं और सब लोग एक एक करके तोड़ देते हैं अपनी रिस्ट बैंड। बेलमी बोलता है कि हम यहाँ पर आज़ाद हैं, हम जो चाहें वो करेंगे, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो, मार सकते हो तो मार लो। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं हाँ, हम जो चाहें वो करेंगे, हम जो चाहें वो करेंगे। उसी टाइम वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। चांसलर का बेटा बोलता है कि हम लोगों को इसका सैंपल चाहिए पानी का, ये रेडिएशन वाला पानी भी हो सकता है, एसिड रेन, जिससे हम मर सकते हैं। बेलमी बोलता है जो चाहे वो करो, हम तो नहाएंगे। सब लोग मज़े से नहाने लग जाते हैं और आर्क पर मार्कस केन एबी ग्रिफिन को मौत की सज़ा देता है क्योंकि उसने चांसलर को बचाने के लिए हद से ज़्यादा ब्लड यूज़ कर लेती है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, कानून और नियम के खिलाफ है। और बोलता है कल तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। और एबी को कैदी बना लेते हैं और उसी रूम में डाल देते हैं जिस रूम में क्लार्क रहती थी, जहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करी होती हैं। एबी देखती है कि क्लार्क ने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं और उसे देखते देखते रो रही होती है। रात में सब लोग सो रहे होते हैं और उन लोगों ने भी अपना ठिकाना ढूंढ लिया होता है सोने के लिए, उन 5 लोगों ने जो माउंट वेदर की तरफ जा रहे होते हैं। तो रात में क्लार्क उठ जाती है, उसकी आँख खुल जाती है और क्लार्क अपने चारों तरफ देखती है और हैरान रह जाती है, वाओ कितना खूबसूरत है ये सब चीज़। इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं जो कि चमक रहे होते हैं, चांद भी कितना चमक रहा होता है, चांद की रोशनी में उस कितने सारे फूल चमक रहे होते हैं। और उसी टाइम क्लार्क के पास फिन आ जाता है। फिन क्लार्क से बोलता है कि कितना खूबसूरत है ना ये सब चीज़। क्लार्क बोलती है हाँ। फिन
क्लार्क को पानी देता है पीने के लिए और क्लार्क बोलती है फिन से, तुम नदी के पास गए थे ना? फिन बोलता है, हाँ, अच्छा हुआ कि मैं जख्मी होने से बच गया। और क्लार्क हंसने लग जाती है और फिन बोलता है क्लार्क से, लो पानी पियो। वो एक घुट पानी पीती है। फिन बोलता है, क्या बस इतना ही? तो वो थोड़ा सा और पीने लग जाती है और उसके बाद फिन क्लार्क को कुछ दिखाता है, बोलता है इधर आओ। वहाँ पे कुछ पैरों के निशान होते हैं, जबकि यहाँ पे कोई रहता नहीं, तो कौन हो सकता है? फिन बोलता है कि मेरे अंदाजे से कोई 2 पैर पे चलने वाला कोई मंकी होगा या कोई ऐसा जीव जो 2 पैर पे चल सकता हो। क्लार्क हंसने लग जाती है और बोलती है फिन से, आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। और क्लार्क बोलती है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अर्थ पर ऐसा कोई जानवर नहीं है जो 2 पैर पे चल सके। फिर फिन बोलता है क्लार्क से कि इस रात में चमकने वाले और इंसानों को खाने वाले सांपों के बारे में पढ़ा है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर दोबारा आर्क का सीन दिखाने लग जाते हैं। मार्कस केन अपनी रूम में चाय पी रहा होता है। इतने में एबी की फ्रेंड उस रूम में आती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? जब तुम्हारा मन करे किसी को भी मारने की सज़ा दे दोगे। एबी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मार्कस केन बोलता है, तो क्या करूं? सॉरी बोलूं तुमसे? और बोलता है कि एक मैं ही हूं जो इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहा है और जितना कोशिश हो सके मैं करूंगा और एक दिन सब लोगों को अर्थ पर भी लेके जाऊंगा। एबी की फ्रेंड बोलती है, कुछ तो रहम दिखाओ। तो मार्कस केन बोलता है, मैं रहम अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें करना चाहिए। एबी की फ्रेंड बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ उसे मत मारो। मार्कस केन बोलता है कि हम दोस्ती जैसी चीज़ अफोर्ड नहीं करते हैं। रात में सब लोग सो रहे होते हैं कि बेलमी चांसलर के बेटे के पास आता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। चांसलर का बेटा उसी टाइम उठ जाता है और बेलमी बोलता है, श्श, चुप हो जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। बेलमी उसे अपने कैंप से दूर ले जाता है और वहाँ ले जाके बोलता है कि ये रिस्ट बैंड उतार दो। तो चांसलर का बेटा बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मेरे को एक रीज़न तो बताओ। बेलमी बोलता है कि मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग मर गए हैं। खैर छोड़ो, गन मेरे पे और सवाल भी मैं ही करूँगा, तो फटाफट जल्दी से इस रिस्ट बैंड को उतार दो। तो चांसलर का बेटा मना कर देता है, मगर बेलमी ज़बरदस्ती करता है। वो पीछे से मर्फी को बुलाता है, तो चांसलर का लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती करके उसका रिस्ट बैंड उतार देते हैं। सुबह हो जाती है। आर्क पर एबी ग्रिफिन को यानी कि क्लार्क की मम्मी को रूम में कैद कर रखा था और आज उसको सज़ा दी जानी थी मौत की। तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे ले जाते हैं। वो सब लोग उसको स्पेस में छोड़ने वाले होते हैं मरने के लिए। स्पेस में छोड़ देते तो वो ऑक्सीजन के कारण मर जाती। एक बटन दबाते ही एबी स्पेस में मर जाती। वो लोग बटन दबाने वाले ही होते हैं। इतने में चांसलर आ जाता है जिसे गोली लगी होती है और वो बोलता है, रुको, एबी ग्रिफिन को माफ़ी मिल चुकी है। वो बोलता है, फटाफट इसे निकालो। और इस तरह एबी मरती नहीं है, बच जाती है। और वहीं दूसरी साइड क्लार्क, फिन, ऑक्टेविया, जैस्पर, मोंटी, ये पांचों लोग माउंट वेदर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। इन्होंने अपना लगभग 90% रास्ता कवर कर लिया ही होता है। तो बीच में एक नदी आ जाती है। अब इन लोगों को कैसे भी करके उस नदी को पार करना था ताकि वो माउंट वेदर तक पहुंच सकें। नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पर रस्सियाँ टाइप कुछ लटक रहा होता है, जैसे वो पेड़ों पे होता नहीं है, वेल टाइप कुछ लटक रहे होते हैं। तो ये लोग उसी रस्सी की मदद लेते हैं नदी को पार करने के लिए। सबसे पहले फिन जाता है। उसी टाइम जैस्पर बोलता है, रुको रुको, मेरे को जाने दो। ऑक्टेविया वहाँ पे देख रही है, तो ऑक्टेविया को इम्प्रेस करने के लिए वो सबसे पहले जाता है और वो रस्सी पे लटकता है और कूद जाता है और वो सही सलामत नदी के पार पहुँच जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, ये हम लोगों ने नदी पार कर ली। और वहीं जैस्पर को एक बोर्ड दिखता है, बहुत पुराना, टूटा फूटा, पे लिखा रहता है माउंट वेदर। तो जैस्पर बोलता है
कि हम सही रास्ते पे हैं। तो अब फिन बोलता है क्लार्क को कि प्रिंसेस अब तुम जाओ। इतने में एक बड़ा सा भाला आता है और जैस्पर के सीने पे आके लग जाता है और जैस्पर गिर जाता है। तो वो सब लोग डर के मारे बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं, पत्थरों के पीछे दुबकने लग जाते हैं। क्लार्क बोलती है हम लोग अकेले नहीं हैं, यहाँ पे और कोई भी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के संग। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।